Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in the Diamond Classes. तो my dear friends, मैं हूं विवेक मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द डायमंड क्लासेस में। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी को द डायमंड क्लासेस की तरफ से और मेरी तरफ से नववर्ष के प्रथम त्योहार मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और जो आज की क्लास है ना, ये रोज की क्लास से अलग है। हम पर डे डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है सिंटैक्स। उसके थोड़ा सा अलग हटके आज मैं एक टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच में, स्पीच के बारे में। फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या, ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 मार्क्स का ये आएगा और आप इसे आज अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आज आप अपने 4 मार्क्स क्लियर कर लोगे। यदि आपको 4 मार्क्स चाहिए ना तो आज आप अच्छे से इस पूरी वीडियो को देखना और पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देख लोगे तो 4 मार्क्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। सारी चीजें, जो भी डाउट आपके मन में अभी तक इससे रिलेटेड रहे होंगे, मैं उन सारी चीजों को क्लियर करने वाला हूं। बट बस आप बने रहिए डायमंड क्लासेस के साथ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले देखो, हम पढ़ने चल रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। क्या मतलब होता है? फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। जैसे कि आपने हिंदी में डेफिनेशन पढ़ी होगी अलंकार की, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो लाइक दैट इन इंग्लिश वी आर गोइंग टू से अ फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन which is uncommon and deviates greater effect. A figure of speech and expression which is uncommon and deviates greater effect. हिंदी में बोला जाए तो अभिव्यक्ति के समान रूप अथवा विचारों को समान क्रम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, किसी अभिव्यक्ति के विचारों को सामान्य रूप से अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। जैसे कि हिंदी में आप कहते थे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि अभिव्यक्ति के समान अथवा विचारों के सामान्य रूप को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किसी सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। मीनिंग दोनों का वही है कि फिगर ऑफ स्पीच से आप एक बात ये क्लियर कर लो कि ये किसी सेंटेंस में आते हैं तो ये किसी सेंटेंस को क्या करते हैं, उसकी एक्सप्रेशन को हाई में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इसने बोल रहा है कि अ फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन विच इज अनकॉमन एंड डाइवर्टिस ग्रेटर इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है फिगर ऑफ स्पीच की। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, ये भी नोट करके रख लो। एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन नहीं आएगी, बट आपको जान लेना है कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या। जैसा ही आपने हिंदी में पढ़ा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं, लाइक दैट यहां पर किसी सेंटेंस के विचारों को समान रूप से उसको प्रभावशाली बनाने के लिए जिन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है उसे हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, फिगर ऑफ तो यहां पे इंग्लिश में जो है देयर आर फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। यहां पर कुछ फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं। 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में यूज किए जाते हैं। आइए हम उन सारे फिगर ऑफ स्पीच जो आपके होते हैं उन सारी चीजों के बारे में यहां पर हम डिस्कस करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का पहले नाम सुनना। देयर आर फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच। पहला होता है सिमली। क्या होता है? सिमली। सिमली का मतलब होता है उपमा अलंकार। सिमली का मतलब क्या होता है? उपमा अलंकार। दूसरा होता है मेटाफार। पहला हो गया सिमली, दूसरा हो गया मेटाफार। मेटाफार का मतलब होता है रूपक अलंकार।
तीसरा है पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण अलंकार, और चौथा है अपोस्ट्रोफी जिसका मतलब है संबोधन अलंकार। अपोस्ट्रोफी का मतलब संबोधन अलंकार, और उसके बाद आता है हाइपरबोले, हाइपरबोले इसका मतलब होता है अतिशयोक्त अलंकार, और उसके बाद आता है ऑक्सीमोरन जिसका मतलब होता है विरोधाभास अलंकार, और लास्ट वाला होता है ऑनोमाटोपोइया, ऑनोमाटोपोइया जिसका मतलब होता है ध्वन्यात्मक अलंकार, जिसमें हम ध्वनि के बारे में बात। ठीक है, तो अलंकार कितने हैं आपके? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। पहली चीज क्लियर करना कि इंग्लिश ग्रामर में 7 टाइप के फिगर ऑफ स्पीच है। कौन कौन से हैं? पहला है सिमली, मेटाफर, सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोले, ऑक्सीमोरन, ऑनोमाटोपोइया। सिमली, फर्स्ट सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोले, उसके बाद आता है ऑक्सीमोरन, और लास्ट में ऑनोमाटोपोइया। 7 अलंकार सिमली, पर्सनिफिकेशन, मेटाफर, हाइपरबोले, उसके बाद आता है आपका ऑक्सीमोरन, ऑनोमाटोपोइया, और अपोस्ट्रोफी आपका छूट गया था बीच में। तो इन 7 अलंकार को पहले 7 फिगर ऑफ स्पीच को आप क्लियर करो। पहली चीज ये क्लियर करो कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है? A figure of speech is an expression which is uncommon and a diabetes greater effect। ठीक है, अभिव्यक्ति के समान रूप अथवा विचारों के समान क्रम को अधिक प्रभावशाली बनाना ही अलंकार कहलाता है। There are 7 types of figure of speech। First simile, simile means उपमा अलंकार, मेटाफर, मेटाफर means रूपक अलंकार, पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार, अपोस्ट्रोफी संबोधन अलंकार, हाइपरबोले अतिशयोक्त अलंकार, ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार, और ऑनोमाटोपोइया ध्वन्यात्मक अलंकार। चलिए अब हम इन सारे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम डिस्कस करते हैं एक एक। चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। सिमली क्या है जानते हैं, सिमली किसे कहते हैं। जानने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, हम बढ़ते हैं अपने फिगर ऑफ स्पीच पर। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑफ सेंटेंस के बारे में। पहला फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नेम है सिमली, और इसे हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। हम बात करने चल रहे हैं सिमली के बारे में, और इसकी डेफिनेशन सुनते हैं कि सिमली की डेफिनेशन क्या है। इन सिमली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स especially using like so as, but they should have at one common point। In simile comparison is made distinctly different, मतलब कि दो भिन्न वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। सिमली में क्या होता है? दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में, दो अलग अलग थिंग्स के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा बाय यूजिंग वर्ड्स लाइक सो एज। दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में लाइक सो एज का प्रयोग करके कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करेंगे तो उसमें बट दे शुड हैव वन पॉइंट इज कॉमन। ये चीजों पर ध्यान देना पहले। इसमें जो ध्यान देने वाली चीजें हैं, कुछ वर्ड जैसे वन पॉइंट इज कॉमन, और ये चीज कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स। कंपैरिजन इज मेड, तुलना की जाती है, टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट, दो भिन्न अलग वस्तुओं के बीच में तुलना की जाएगी बाय यूजिंग वर्ड लाइक सो एज। तो एक चीज ये क्लियर होती है, वह सेंटेंस जिसमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में लाइक सो और एज के द्वारा तुलना किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा या कंपैरिजन किया जाएगा, वहां पर आपका सिमली फिगर ऑफ स्पीच होगा। किसी सेंटेंस में लाइक सो एज का यूज करके हम कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमली होगा। वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमली होगा। और एक चीज और ये बताई जाती है कि बट दे शुड हैव एट
लिस्ट वन पॉइंट इज कॉमन। बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है, इसको लर्न भी कर लेना। ये आपको एग्जांपल में लिखना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इन सिमिली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स या टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग लाइक सो एज एंड बट देयर इज अ वन कॉमन पॉइंट। ये कह सकते हैं वन पॉइंट इज कॉमन, कुछ भी मतलब कि दो अलग अलग थिंग्स के बीच में कंपेयर किया जाएगा बाय यूजिंग लाइक सो एज। लाइक सो एज के द्वारा दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में कंपेयर किया जाएगा, और ये कंपेयर तब होगा जब दोनों वस्तुओं के बीच में कोई एक बात कॉमन हो। ठीक है, तो वहां पर कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। फॉर एग्जांपल, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, ठीक है। सी इज लवली लाइक अ रोज, या ऐसा कह सकते हैं सी इज एज गुड एज ही। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जहां पर किसका प्रयोग हुआ रहेगा, लाइक या एज या सो का प्रयोग किया गया रहेगा, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली होगा। डेफिनेशन फिर से सुनना। इन सिमिली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स स्पेशली यूजिंग लाइक सो एज। चीजें ये क्लियर करना कि यदि किसी चीज क्या है, टू डिफरेंट थिंग्स। पहली बात तो टू डिफरेंट थिंग्स होनी चाहिए, और कंपैरिजन किसके द्वारा हुआ रहना चाहिए? लाइक सो या एज के द्वारा कंपैरिजन किया जाना चाहिए। और उसके बाद उनके बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि वन कॉमन पॉइंट होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच कब पाया जाएगा? टू डिफरेंट थिंग्स होनी चाहिए, लाइक सो एज के द्वारा कंपैरिजन हुआ रहना चाहिए, और वन कॉमन पॉइंट रहना चाहिए, तभी वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? तो सिमिली होगा। तो डेफिनेशन लिखनी आएगी ना, तो आराम से लिख लोगे। क्या लिखना? इन सिमिली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू थिंग्स बाय यूजिंग लाइक सो as, but there should be one common point, that's called simile. For example, life is like a dream और she is lovely like a rose। ठीक है, चीजें क्लियर है ना? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फिगर ऑफ स्पीच पर। ठीक है, तो चलिए मेटाफॉर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच, जिसका नाम है मेटाफॉर। इसके पहले हमने डिस्कस किया किसके बारे में? सिमिली के बारे में। सिमिली में मैंने क्या बताया? कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग लाइक एज सो। बट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ अबाउट मेटाफॉर। तो चलिए फटाफट से हम जानते हैं कि मेटाफॉर क्या है। ठीक है, चलो डेफिनेशन सुनना मेटाफॉर की, कि मेटाफॉर ये कह रहा है कि इन अ मेटाफॉर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग द कनेक्टिव वर्ड्स। डेफिनेशन क्या बोली? इन मेटाफॉर कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग कनेक्टिव वर्ड्स। यानी कि मेटाफॉर में तो कंपैरिजन किया जाएगा दो डिफरेंट थिंग्स में, बट वहां पर कनेक्टिव वर्ड्स यानी कि लाइक सो एज का यूज नहीं किया जाएगा। सिमिली में था कि दो विभिन्न वस्तुओं के बीच में कंपेयर हम करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, बट वहां पर लाइक सो एज का यूज किया गया रहेगा, वहां पर लाइक सो एज का यूज किया गया रहेगा, और वन कॉमन पॉइंट रहेगा, तब सिमिली होगा। बट यहां पर मेटाफॉर मींस रूपक अलंकार। तो मेटाफॉर में क्या कह रहा है? इन मेटाफॉर कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग कनेक्टिव वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द कैमल इज सीप ऑफ डेजर्ट। इस सेंटेंस को देखो, द कैमल इज सीप ऑफ डेजर्ट। कैमल की कंपैरिजन किससे की गई है? शिप से की गई है कि नहीं? ऊंट रेगिस्तान का जहाज है,
क्या ऊंट सही में जहाज है? नहीं, बट यहां पर क्या किया जा रहा है? कंपैरिजन किया जा रहा है दो डिफरेंट थिंग्स कौन कौन सी है, कैमल और शिप। और यहीं पर उसको सिमिली में लिखना होता तो क्या लिख सकते थे, द कैमल इज लाइक शिप ऑफ अ डेजर्ट, द कैमल इज एज शिप ऑफ अ डेजर्ट। तो वहां पर आपका सिमिली होता। विदाउट यूजिंग करेक्टिव वर्ड्स वी आर मेकिंग कंपैरिजन, सो दैट्स कॉल्ड मेटाफॉर। तो सिमिली और मेटाफॉर में डिफरेंस क्या हुआ? सिमिली में भी कंपैरिजन होगा, मेटाफॉर में भी कंपैरिजन होगा, उसमें भी टू डिफरेंट थिंग्स होंगी, उसमें भी टू डिफरेंट थिंग्स होंगी। बट इसमें ये रहता है कि सिमिली में कनेक्टिव वर्ड्स सो एज और लाइक का यूज करेंगे, बट मेटाफॉर में आप इन सब वर्ड्स का यूज नहीं करोगे। और सिमिली में एक बात ये आती है कि वन कॉमन पॉइंट होना चाहिए, मेटाफॉर में कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो चीजें क्लियर हो गई है ना। एग्जांपल के रूप में मैंने 3 एग्जांपल और लिखे हैं आपको। लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम। इसके पहले वाले सिमिली मैंने क्या बताया था, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो वहां पे सिमिली था, लाइक नहीं है तो यहां पे क्या हो गया, मेटाफॉर हो गया। आई सी अ लिली ऑन थाई ब्रो, आई सी अ लिली ऑन थाई ब्रो। या एक और कह सकते हैं, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। यहां पे रिवेंज की कंपेयर वाइल्ड जस्टिस, लिली थाई थ्रो, लाइफ इज ड्रीम। चीजें तो यहां पर दो डिफरेंट थिंग्स में कंपेयर किया गया है, इसलिए यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफॉर है। तो मेटाफॉर क्या होता है, जहां पे दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा विदाउट यूजिंग कनेक्टिव वर्ड्स। चीजें क्लियर है ना। डेफिनेशन दोनों की बहुत ही इजी है। वहां पर डेफिनेशन क्या थी, इन सिमिली a comparison is made between two different things by using connective words like so as but and there should be one common point। यहां पे क्या है, in metaphor a comparison is made between two different things without using connective words। That's clear, क्लियर है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फिगर ऑफ स्पीच, जहां पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट पर्सनिफिकेशन के बारे में। चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने अगले फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में बोला जाता है मानवीकरण अलंकार, और इसकी पूरी की पूरी जो डेफिनेशन होती है वो इसी वर्ड में छुपी हुई है। मानवीकरण यानी कि किसी भी दिए गए किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, वहां पर आप मानव बना दो, ह्यूमन बना दो। किसी एनिमल्स को ह्यूमन बना दिया जाए या किसी मरे व्यक्ति को फिर से जिंदा कर दिया जाए, वहां पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, पर्सनिफिकेशन होता है। डेफिनेशन सुनना इसकी, पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, personification is a figure of speech which gives light to inanimate things or animals make human। Personification is a figure of speech which gives light to inanimate objects or makes animals human। Personification is a figure of speech which gives life to inanimate objects or make human to animals। पर्सनिफिकेशन वह फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी मरे व्यक्ति को जिंदा तथा किसी एनिमल को ह्यूमन बना दिया जाए, वहां पर क्या होता है, पर्सनिफिकेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एनेक्सिटी क्या कोई ह्यूमन है? क्या एनेक्सिटी किसी के चेहरे पे बैठेगा? एनेक्सिटी मतलब क्या होता है, एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। दूसरा एग्जांपल देखो, एक्सपीरियंस इज बेस्ट ऑफ टीचर। क्या एक्सपीरियंस कोई ह्यूमन है जो बेस्ट होगा? एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है, अनुभव ना। तो यहां पर अनुभव को क्या कर दिया गया है, उसको मानव के जैसे ट्रीट किया जा रहा है। क्या अनुभव बढ़ाता है किसी का? नहीं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट ऑफ टीचर, एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एक और एग्जांपल, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। क्या अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजा पीटती, क्या खट 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 खट? अपॉर्चुनिटी क्या डोर को नॉक करती है, बट वहां पर अपॉर्चुनिटी को क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है। तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन कैसे होगा, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन क्या करता है, किसी इनएनिमेटिव ऑब्जेक्ट्स को लाइफ दे देता है। ये एनेक्सिटी क्या है आपका, इनएनिमेटिव ऑब्जेक्ट्स है। एनेक्सिटी, एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी, ये सब क्या है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पर्सोनिफिकेशन कहां पर होता है, जहां पर एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को क्या कर दिया जाता है, गिव्स लाइफ हो जाता है। जहां पर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को लाइफ दे दी जाती है,
इनएनिमेटिव ऑब्जेक्ट्स को लाइफ दे दी जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? पर्सोनिफिकेशन। सारी चीजें क्लियर करो, किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। पर्सोनिफिकेशन कहां पर होगा? जहां पर किसी इनएनिमेटिव ऑब्जेक्ट्स या किसी एनिमल को ह्यूमन बना दिया जाएगा, या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया जाता है? लाइफ दे दिया जाता है। वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है। एक बार फिर से डेफिनेशन सुनना। Personification is the figure of speech where personification is a figure of speech where we gives life to inanimate objects or make human to animals. That's clear? क्लियर है ना पर्सोनिफिकेशन? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अलंकार, अगले फिगर ऑफ स्पीच, जिसका नाम है अपोस्ट्रोफी। चलिए फटाक से, हाँ चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, जिसका नाम है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? संबोधन अलंकार। यहां पे संबोधन किया जाता है। सारे जितने फिगर ऑफ स्पीच है अपने वर्ड में छुपे हुए हैं, आप जो भी आएंगे, ठीक है। अपोस्ट्रोफी जिसका मतलब होता है संबोधन अलंकार। डेफिनेशन सुनना। एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस। एन अपोस्ट्रोफी इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ, to the absent or to the personified object or idea. An apostrophe is direct address to the death, to the absent. An apostrophe is direct addressed to the death, to the absent or personified object or ideas. एक वर्ड को पकड़ो यहां पे, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी का क्या मतलब? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब वहां पर आपने क्या पढ़ा है? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाता है यहां पे? एनिमेटिव थिंग्स, ठीक है। और ह्यूमंस को एनिमल बनाना, वो सारी चीजें, तथा टू द एब्सेंट, टू द डेथ। एपोस्ट्रोफी एक ऐसा अलंकार है जहां पर किसी अनुपस्थित मरे हुए व्यक्ति तथा मानवीकृत ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट संबोधित किया जाता है। जहां पर किसी मरे हुए व्यक्ति को, या जो उपस्थित ना हो, तथा या मानवीकृत या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हो, आइडियाज हो, उनके विचार हो, एक ऐसा व्यक्ति जो मर गया हो, उनके विचारों को, तथा किसी उपस्थित व्यक्ति को, या कोई व्यक्ति मर गया है उसी को डायरेक्ट संबोधित किया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। और एक नोट के रूप में यहां पर ये चीजें बताई जाती हैं। दिस फिगर इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन। यह पर्सोनिफिकेशन का एक स्पेशल फॉर्म है। यह पर्सोनिफिकेशन भी आपको इसमें मिल जाएगा, बट दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है कि पर्सोनिफिकेशन कैसे पहचानेंगे, अपोस्ट्रोफी क्या कैसे पहचानेंगे? तो अपोस्ट्रोफी को पहचानने का केवल एक रामबाण है, उसमें ये वाला सिंबल अपोस्ट्रोफी लगा रहेगा हर सेंटेंस में। जिस सेंटेंस में अपोस्ट्रोफी लगा है वहां पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है, नहीं लगा है तो फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा। तो कौन सा होगा? आपका पर्सोनिफिकेशन होगा। तो पर्सोनिफिकेशन और अपोस्ट्रोफी में यही डिफरेंस है। आपने सिमिली और मेटाफोर में डिफरेंस पढ़ लिया, अब यहां पर पर्सोनिफिकेशन और अपोस्ट्रोफी में भी आ गए। अपोस्ट्रोफी में क्या कहा जा रहा है? An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent or personified object or ideas. Personification, या आप एक डिफिनेशन आराम से इसको बना सकते हैं, याद करना बहुत इजी है। मैंने एकदम तोड़ के, एकदम जिसकी जो एकदम सिंपल लैंग्वेज है ना, उसमें आपको डेफिनेशन दी हुई है। आप अपनी बुक में देखोगे ना, डेफिनेशन में बाउंस खा जाओगे, सोचोगे कैसे लिखें इसको इंग्लिश में, बट मैंने जो डेफिनेशन यहाँ पे लिख कर दी है आपको बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। क्या बोला हूं मैं? An apostrophe is direct address to the death. An apostrophe is direct address to the death, to the absent or personified object or ideas. For example, O death, where is thy sting? O death, where is thy sting? ये सब पोएम्स की लाइन है। O grave, where is victory? O grave, where is victory? या life I know, life I know
व्हाट थॉट, लाइफ आई नो व्हाट थॉट, या ये आपकी बुक में ये पोयम है जिसकी ये लाइन है, ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम। याद है कि नहीं? ये आपकी बुक में है। अब आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये किस पोयम की लाइन है और इसके राइटर कौन है। फटाक से अगर आप वीडियो को देख रहे हो ना तो कमेंट बॉक्स में जाओ और फटाक से कमेंट करो कि ये जो लाइन यहां पर लिखी है, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, किस पोयम की है और इसके राइटर कौन है। अगर आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ रहे हो ना तो तुरंत कमेंट कर दोगे, एक भी सेकेंड नहीं लगने वाला है। लाइन देखो कैसे जाने, यहां पर अपॉस्ट्रोफी है। पहली बात तो अपॉस्ट्रोफी का सिंबल लगा हुआ है, ऐसे ही आप पहचान लो कि अपॉस्ट्रोफी है। डेफिनेशन क्या है, एन अपॉस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेट, टू द एब्सेंट और पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है ना? ओ डेथ वेयर इज थाई स्टिंग, ओ ग्रेव वेयर इज विक्ट्री, लाइफ आई नो व्हाट थाई आर्ट। यह ओ वर्ड ओ टाइम, सॉरी ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, दैट्स क्लियर व्हाट इज अपॉस्ट्रोफी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फिगर ऑफ स्पीच पर। चलिए हम चलते हैं अपने अगले फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है हाइपरबोले। हाइपरबोले का मतलब क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है ना वो इसी पूरे वर्ड्स में छुपी हुई है, आप खुद ही सुन सकते हैं। हाई मतलब हाई, पर मिस पर, बोले मिस बोले। हाइपरबोले का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोले। हाइपरबोले बढ़ा चढ़ा कर बोले। हाइपरबोले का मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, इन हाइपरबोले अ स्टेटमेंट इज मेड emphatic by overstatement. In hyperbole, a statement is made emphatic by a overstatement. हाइपरबोले में किसी सेंटेंस को बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है। बढ़ा मतलब कि उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए उसे एकदम बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर, ऐसा किया क्यों जाता है, उसे एम्फैटिक प्रभावशाली बनाने के लिए। किसी सेंटेंस में उसके प्रभाव को प्रभावशाली बनाने के लिए किसी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है। इसका मीनिंग देख लो, हाइपरबोले मींस हाइपरबोले बढ़ा चढ़ा कर बोले। इन हाइपरबोले अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवरस्टेटमेंट। इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है। इन हाइपरबोले अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवरस्टेटमेंट। एग्जाम्पल ले लो, आराम से समझ आ जाएगा। द रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, मतलब कि युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई। क्या युद्ध होगा तो खून की नदियां बहेंगी? नहीं, वहां ब्लड बहेगा। मतलब उसे बढ़ा चढ़ाकर कैसे प्रस्तुत किया गया, रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई। सी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स, वह इतना रोई कि एक समुद्र भर गया। क्या कोई रोएगा समुद्र भर जाएगा? नहीं ना, उसके रोने को बढ़ा चढ़ा कर यहां पर किया गया है, प्रेजेंट कैसे, ओशियन ऑफ टीयर्स से। जहां पर किसी भी नाउन के द्वारा किए गए जो का वर्क होता है उसे ओवर स्टेटमेंट किया जाता है एम्फैटिक बनाने के लिए। वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, हाइपरबोले। जहां पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर रिप्रेजेंट किया जाए वहां पर आपका हाइपरबोले होता है। जैसे रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटलफील्ड, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। ये देखो, ये वाला दिया आपको किसी पोएम की लाइन है, इसके क्या है, दे बिल्ड द नेशन पिलर्स, दे बिल्ड द नेशन पिलर्स एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। इसका अर्थ क्या है, वैसा अर्थ देखा जाए जिसका अर्थ यहां पर निकल रहा है, उन्होंने राष्ट्र को पिलर पे खड़ा किया, एंड लिफ्ट देम टू स्काई, और उसे आकाश तक उठा दिया। वैसे मीनिंग तो अलग निकलती है, इसकी पोएम में अलग ही मीनिंग है। पोएम पढ़ाओ तो बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, पोएम पढ़ाना बहुत अच्छी बात होती, बहुत ही मस्त, मतलब कि अलग ही उसकी मीनिंग निकलती है और एक अलग ही एनर्जी लेवल रहता है पोएम को पढ़ाते समय। यहां पे चलते हैं, इन हाइपरबोले अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। डेफिनेशन को ध्यान दो खाली,
कि इन हाइपरबोले a statement is made emphatic by overstatement. For example, river of blood flowed in the battlefield, sea wept ocean of tears, they made the nation pillars and lift them to the sky. तो ये हमारा क्या हो गया, फिगर ऑफ स्पीच का पांचवा फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम कहते हैं हाइपरबोले. अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने छठवें फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन के पास, और उसके बाद बचेगा हमारा लास्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑनोमाटोपोइया. चलिए हम बात करते हैं अपने अगले फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है ऑक्सीमोरन. और ऑक्सीमोरन में क्या होता है, ऑक्सीमोरन का मीन्स होता है विरोधाभास अलंकार. देखो ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किसी सेंटेंस में कब होता है, दो अलग अलग, दो मतलब कि विरोधी ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए किसी सेंटेंस में ऑक्सीमोरन नामक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है. मतलब कि दो ऐसे वर्ड जिनका एक दूसरे से दूर दूर का एकदम अपोजिट लेना देना होता है, दोनों एक साथ रहना ही नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे दिस इज ओपन सीक्रेट. इसकी मीनिंग पढ़ो, यह एक खुला सीक्रेट है. मतलब कि जब कोई चीज ओपन है तो वो सीक्रेट कैसी हुई, बात सही है कि नहीं. यदि कोई चीज अगर ओपन है तो सीक्रेट कैसी हुई, दिस इज ओपन सीक्रेट. तो कुछ इसी तरह से जहां पर यूज होने लगता है वर्ड्स का, वहीं पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है. इसकी डेफिनेशन सुनना, इट इज यूज्ड व्हेन टू टर्म्स आर कंबाइंड that in ordinary uses are contradictory. It is used when two terms are combined that in ordinary uses are contradictory. ये तब यूज किए जाते हैं जब दो अलग अलग विरोधी शब्दों को एक साथ जोड़ना होता है, तो वहां पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है. फॉर एग्जांपल यहां पर देख लो, he is an innocent criminal. He is an innocent criminal. वह इनोसेंट क्रिमिनल है. वह क्रिमिनल का मतलब उसने किसी को मार दिया है, क्राइम किया है, इनोसेंट भी है. तो ये कौन सा क्रिमिनल हुआ भैया, जो इनोसेंट है तो क्रिमिनल कहां है, और जब क्रिमिनल है तो इनोसेंट कैसा. वह जब इनोसेंट है तो क्रिमिनल कैसा, और यदि वह क्रिमिनल है, किसी को मार ही दिया है, तो इनोसेंट कैसे. विरोधी है ना, तो वहां पर विरोधी है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन. इसमें आ जाओ, सी इज माई स्वीटेस्ट एनिमी. जब वो आपका इतना स्वीटेस्ट है तो इनमी कैसे हो गया, और जब वो आपका इनमी है तो स्वीटेस्ट कैसे. चीजें समझ में आ रही है ना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि विरोधात्मक कैसे होता है. यदि कोई व्यक्ति आपका इनमी है तो स्वीटेस्ट कैसे हो गया, और इनमी को छोड़ा है तो स्वीटेस्ट है तो इनमी कैसे हो गया. या यहाँ पे क्रिमिनल है तो इनोसेंट कैसे हो गया, सीक्रेट है तो ओपन कैसे हो गया. और एक और देखो, लव इज बिटर स्वीट, स्वीट है तो बिटर कैसा. लव इज बाइटर स्वीट, बाइटर है तो स्वीट कैसा, स्वीट है तो बाइटर कैसे. तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीमोरन जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वही होता है जहां पर दो विरोधी शब्द होते हैं. ठीक है ना. तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट वाले फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, ऑनोमाटोपोइया के बारे में डिस्कस करते हैं. हम लोग डिस्कस करते हैं अपने लास्ट वाले अलंकार जिसका नाम है ऑनोमाटोपोइया. इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इसकी मीनिंग जानो. ऑनोमाटोपोइया का मतलब होता है ध्वन्यात्मक अलंकार. ठीक है, इसे मतलब कि ध्वनि से रिलेटेड होता है, इसमें कुछ भी नहीं है. इसकी डेफिनेशन बड़ी बहुत लंबी चौड़ी है, बट इसकी मीनिंग छोटी सी है कि यहां पर किसी वस्तु के ध्वनि का अनुकरण किया जाता है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द फॉर्मेशन ऑफ और यूज ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड्स एसोसिएटेड. मतलब कि इस सेंटेंस में किसी भी मतलब किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है तो वो उसकी किसी वर्ड की आवाज जैसे होती, गन की आवाज या बुल्ली के बोलने की, कौवे की क्रॉ क्रॉ करने की, मतलब कुल मिला के ये किसी ऑब्जेक्ट की आवाज के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे हम ऑनोमाटोपोइया अलंकार कहते हैं. ऑनोमाटोपोइया अलंकार कहां पे होता है, ऑनोमाटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच वहां पे होता है जहां पे किसी की ध्वनि निकलती है. जैसे एग्जांपल देख लो, थंडरिंग ऑफ गन्स, गोलियों के चलना, थंडरिंग ऑफ गन्स इन फ्री फायर, क्वीइंग ऑफ डक्स,
डक्स क्वीइंग क्वीइंग करती हैं, मीविंग ऑफ कैट्स, बिल्ली जो म्याऊ म्याऊ करेगी, और क्राउइंग ऑफ डॉग्स नहीं, क्राउइंग ऑफ क्रोज होता है, या कह सकते हैं बार्किंग ऑफ डॉग्स होता है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के आवाज जो निकलती है वही के ऊपर डिपेंड करता है, वहां पर हमारा ओनोमाटोपोइया अलंकार होता है। तो सारे अलंकार आज आपने क्लियर कर लिए। 7 अलंकार होते हैं। पहला होता है सिमिली, जहां पर हम क्या करते हैं, दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग लाइक सो एज। मेटाफॉर में कंपैरिजन होता है बट वहां पर कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं होता है। उसके बाद आया था पर्सनिफिकेशन, जहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, जहां पर किसी एनिमेटिव ऑब्जेक्ट को क्या 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 कर दिया जाता है, एनिमेटिव ऑब्जेक्ट या एनिमल्स को ह्यूमन बना दिया जाता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, जैसे हाइपरबोले पढ़ा था, जहां पर किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। और उसके बाद आपने जैसे पढ़ा था ऑक्सीमोरन, जहां पर विरोधात्मक अलंकार होता है। अपोस्ट्रोफी, जहां पर किसी एब्सेंट या मरे हुए व्यक्ति को संबोधन किया जाता है। और लास्ट में भी आप ये पढ़ रहे हैं ओनोमाटोपोइया, जहां पर किसी भी व्यक्ति वस्तु के या किसी भी चीज का, जानवरों के मतलब कि आवाज के बारे में हम डिस्कस, आवाज होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, ओनोमाटोपोइया अलंकार होता है। तो आज की वीडियो में हमने पूरे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस कर दिया है। किसी भी तरह का डाउट मैंने नहीं रहने दिया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखा है ना, तो आज आपने अपने 4 मार्क्स कंफर्म कर लिए, 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। तो बढ़िया से अच्छे से पढ़िए और सारी चीजों को क्लियर करते रहिए। फिर मिलेंगे आपसे हम एक नए वीडियो के साथ, और उस वीडियो में हम जैसे डिस्कस कर ही रहे हैं अपना सिंटैक्स, और अब अपनी क्लास में हम पढ़ेंगे सिंटैक्स के सारे रूल्स। तब तक आप बने रहिए द डायमंड क्लासेस के साथ इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए। और हाँ, यदि आपने इससे पहले मेरी वीडियो को कभी नहीं देखा था, आज पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना, वीडियो को लाइक, और उसके बाद लेफ्ट साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, चैनल को करना सब्सक्राइब, ऑन करना बेल नोटिफिकेशन को, जिससे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तब तक लिए हम चलते हैं। दैट्स ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर।